हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुका है और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, वीडियो लेंथी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई डेटा रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू परफॉर्म द फॉलोइंग सर्विसेज। हमको कुछ सर्विसेज दे रखी है, हमें बताना है कि उन सर्विस को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से डेटा लगेंगे। तो हमको पहला सर्विस दिया है डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट। हमको कौन कौन सा डेटा लगेगा कि हम एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकें और उनके लिए एक ई सर्टिफिकेट यानी कि उनकी मार्कशीट प्रिंट कर सकें। तो मैंने लिख रखे हैं, देखिए टोटल हमको 8 डेटा लगेगा किसी भी तरीके के एग्जाम को डिक्लेयर करने के लिए। आप चाहें तो आपकी पुरानी मार्कशीट उठा के देख सकते हैं, उसमें जो जो फील्ड्स होंगी या जो जो डिटेल्स हमको दिखती है वही सारी हमारे को डेटा जरूरत पड़ता है। तो मालूम है हमारी मार्कशीट में क्या लिखा रहता है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, हमारा नाम, हमारे फादर का नाम, हमारे मदर का नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे स्कूल का नाम और कोड, साथ में हमारा लिखा रहता है रोल नंबर और क्लास और सेक्शन, और सातवां हमारे पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स। और उन मार्क्स के ही बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं और लिखा रहता है डेट ऑफ रिजल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इन डेटा की हमें जरूरत पड़ेगी जब हमें क्या करना रहेगा, कोई भी एग्जाम को क्या करना रहेगा, डिक्लेयर करना रहेगा एग्जाम के रिजल्ट को, और साथ ही में हमको उसका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना पड़ेगा या मार्कशीट जनरेट करनी रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। अब आता है हमारे पास फर्स्ट का बी, जिसमें कहा गया है कि कौन सा डेटा बताना है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर पार्टिसिपेंट्स इन एग्जीबिशन एंड इशू बायोमेट्रिक कार्ड। ठीक है, हमें क्या करना है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स जो कि एग्जीबिशन में भाग लेना चाहते हैं, हमको उनको रजिस्टर करना है और साथ में क्या करना है, उनके आईडी कार्ड इशू करना है। उनके लिए हमको क्या बनाना है, एक बायोमेट्रिक आईडी कार्ड। तो हमें बताना है कि इस सर्विस को देने के लिए हमें कौन कौन सी फील्ड लगेगी। तो हमें क्या क्या लगेगा, मैंने फिर से बता रखा है। ठीक है, क्या क्या लगेगा हमको, पहले तो उस पार्टिसिपेंट का नाम, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसका नाम, उसकी एज, उसके बाद हमें उसका चाहिए लगेगा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम उसकी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फोटो लगेगी, एक सिग्नेचर रहेगा और हमने लिया है फिंगरप्रिंट। ठीक है, हमें किस तरीके का कार्ड बनाना है, बायोमेट्रिक आईडी कार्ड बनाना है, यानी कि हमें उसकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी के लिए कुछ फिजिकल चीज लेनी पड़ेगी, यानी कि हम थंब इंप्रेशन ले सकते हैं या आंखों की रेटिना ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो बायोमेट्रिक के लिए हमने लिखा है फिंगरप्रिंट। इसके बाद एड्रेस ऑफ पार्टिसिपेंट, कैटेगरी ऑफ एग्जीबिशन। ठीक है, अब एग्जीबिशन हो रहा है तो उसकी भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है कि एज 16 साल से कम वालों के लिए अलग एग्जीबिशन रहती है कैटेगरी की। ठीक है, अंडर 19 19 साल से कम वालों के लिए अलग एग्जीबिशन और उससे ऊपर वालों के लिए अलग। तो इस तरीके की कैटेगरी भी हो सकती है उनकी। इसके बाद टेंथ नंबर, हमें मालूम है हमारे स्कूल में भी एग्जीबिशंस होते हैं और हमें क्या रहता है, एक नंबर दिया जाता है और हम वहीं पे हमारा पूरा एग्जीबिशन लगाते हैं। ठीक है, जो भी टेंथ नंबर रहता है वहीं पे हम पूरा अपना सेटअप करते हैं। नेम ऑफ एग्जीबिशन, 8वां हमारा है नेम ऑफ एग्जीबिशन। एग्जीबिशन ऑफ नेम मतलब कि हमारे एग्जीबिशन का नाम क्या है, यानी कि हमने किसी साइंस मॉडल बनाया है तो हम उसमें लिख देंगे सोलर सिस्टम मॉडल, या हमने कुछ बुक्स की स्टॉल लगाई है तो हम उसमें लिख देंगे बुक मॉडल, या कुछ भी चीज। ठीक है, इस तरीके की चीज हम जिस भी प्रोजेक्ट पे बना रहे हैं या जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे हमने एग्जीबिशन लगाई है उसका नाम हम लिखेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हमको कब लगेगी, जब हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। और इसी क्या बोलते हैं, इसी डेटा के बेसिस पे हमारा आईडी कार्ड जनरेट होगा। ठीक है, इनकेस ये एग्जाम में आ जाता है तो आप अपना खुद का आईडी कार्ड देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड लगेगी। ठीक है, आपके आईडी कार्ड में भी आपका नाम रहता है, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहती है, आपकी फोटो रहती है, आपकी सिग्नेचर रहती है। फिंगरप्रिंट शायद ना रहता हो हमारे स्कूल के आईडी कार्ड में, लेकिन ये याद रहेगा आपको क्योंकि हमको बायोमेट्रिक बनाना है इसलिए हम फिंगरप्रिंट ले रहे हैं। एड्रेस लिखा रहता है, इसके बाद कैटेगरी की जगह आपकी क्लास या वो लिखा रहता है सेक्शन, इसके बाद टेंथ नंबर और नेम ऑफ एग्जीबिशन। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें सेम टू सेम वैसे ही बनाना हमको कार्ड। तो इसमें थोड़ी सी 2-3 फील्ड एक्स्ट्रा लगेगी, बाकी सारा कुछ आपके स्कूल के आईडी कार्ड जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर बी। होप ये आप भी अपने आप से लिख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद आता है हमारा सी क्वेश्चन, जो भी है फर्स्ट का सी, जिसमें हमें बताना है कि डेटा रिक्वायर्ड टू सर्च एन इमेज बाय सर्च इंजन। यदि हमको गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे हमें कोई फोटो ढूंढनी है तो हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए पड़ेगा। तो हमने 3 तरीके के लिखे हैं मैंने डेटा। तो पहला हमें लगेगा कीवर्ड ऑफ इमेज टू सर्च। ठीक है, हमें जिस भी इमेज को सर्च करना है उस चीज का कीवर्ड, हमें मान लो ताजमहल की फोटो सर्च करनी है तो हम क्या लिखेंगे गूगल पे जाके, ताजमहल, या लिखेंगे ताजमहल इमेज। ठीक है,
तो इस तरीके के कीवर्ड्स का यूज करके हम इमेज सर्च कर सकते हैं। या हमें टाइगर की इमेज चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, टाइगर, ठीक है। तो इसी तरह यदि हमको कोई वीडियो ढूंढना है या आईटी से रिलेटेड ढूंढना है, आईपी से रिलेटेड ढूंढना है, सीएस से रिलेटेड, तो क्या लिखेंगे, आईपीसीएस, ठीक है, आईपीसीएस बाय योगेंद्र। तो आईपीसीएस बाय योगेंद्र लिखेंगे आप गूगल पे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी मेरी वीडियोस आपको वहां गूगल के पेज पे दिख जाएगी। इसी तरह इमेज सर्च करेंगे तो इमेज भी मिल जाएगी। तो हमें क्या चाहिए पड़ता है, सबसे पहली चीज कीवर्ड, जो भी इमेज ढूंढ रहे हैं या वीडियो ढूंढ रहे हैं उसका हमको कीवर्ड डालना पड़ता है। इसके बाद दूसरी चीज हमको क्या लगेगा, डेटा टाइप ऑफ इमेज, मतलब कि हमको किस टाइप की इमेज चाहिए, ठीक है। एचडी इमेज चाहिए, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी एचडी, जीआईएफ चाहिए, ठीक है, एनिमेटेड वाली चाहिए, जेपीईजी चाहिए, पीएनजी चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, ये होता है टाइप ऑफ इमेज। तो ये दूसरी तरीके का डेटा हमको लगेगा कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके की इमेज सर्च करना चाहते हैं। इसके अलावा थर्ड, कलर, साइज और यूजेस ऑफ ब्राइट, ठीक है। कलर हम देखते हैं, या तो हमें कलर फोटो लगेगी या ब्लैक एंड व्हाइट लगेगी या बॉर्डर वाली लगेगी, ठीक है। बॉर्डर मीन्स यदि हम बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं कोई इमेज जो उसमें बाद में फिल कर सके कलर, तो हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको ढूंढ सकते हैं। इसके बाद यूजर्स राइट, मतलब कि कॉपीराइटेड ढूंढना है, अनकॉपीराइटेड ढूंढना है कि हमको उसको यूज कर सकते हैं कहीं और या नहीं, उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 टाइप की क्राइटेरिया लिखे हैं, ठीक है। तो ये डेटा हमको लगेगा जब भी हम कोई इमेज को सर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर डी। क्या होता है क्वेश्चन नंबर डी, टू बुक एन ओपीडी अपॉइंटमेंट विद ए हॉस्पिटल इन ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब हमको क्या करना है, एक हॉस्पिटल में जाना है, वहां पे एक ओपीडी अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सा डेटा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें डेटा लगेगा, पहला तो जो पेशेंट जाएगा उसका नाम लगेगा, नेम ऑफ द पेशेंट, फिर उसकी एज पूछी जाएगी, एज ऑफ द पेशेंट, और एड्रेस ऑफ पेशेंट, मतलब वो एड्रेस, मतलब वो बंदा कहाँ से आया है, वो पेशेंट कहाँ से आया है। फिर हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पेशेंट, और इसके बाद हम उससे पूछेंगे कि आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो डॉक्टर टू कंसल्ट या डिपार्टमेंट टू कंसल्ट लिख सकते हैं आप। इसके बाद टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब आप कब तक आएंगे या कितने बजे का आपका टाइम फिक्स करें। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे 6 तरह के डेटा है जो हमें रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी हमें एक ओपीडी अपॉइंटमेंट बुक करना रहेगा किसी हॉस्पिटल में, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सिर्फ डेटा बताना है कि कौन कौन सा डेटा लगेगा कुछ सर्विस देने के लिए, तो हमें ये डेटा लगेगा और इसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उस बंदे के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और हम ये डेटा क्यों लेते हैं, ताकि हम इन डेटा को लेके उस चीज को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके उनसे डेटा लेके प्रोसेस करके उसके लिए हम कुछ भी प्रिंट आउट जनरेट कर सकते हैं। सर्च के केस में हम सर्च करके वो इमेज देके इमेज मिल जाएगी, एग्जीबिशन के केस में उसका आईडी कार्ड बन जाएगा, और यदि हमारा एग्जाम डिटेल, हमको एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो हमें ये डेटा रहेगा हमारे पास, तो हम एग्जाम डिटेल दे देंगे बच्चे को, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें डेटा बताना था कि कौन कौन सा डेटा हमें लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, A school having 500 students want to identify beneficiaries of merit cum scholarship, ठीक है। किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं और उसमें उन्हें पता करना है कुछ लाभकारियों को, ऐसे बच्चों को जो पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं, अचीविंग मोर देन 75% फॉर 2 consecutive years एंड हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख। मतलब जो बच्चे पिछले 2 साल से 75% से ज्यादा अंक ला रहे हैं, ठीक है, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं जिनके, और जिनकी सालाना आयु उनके पूरी फैमिली की कितनी है, 5 लाख से कम है, मतलब उनके घर वाले 5 लाख से ज्यादा साल भर में नहीं कमाते। तो हमें बताना है, ब्रीफली डिस्क्राइब डेटा प्रोसेसिंग स्टेप टू बी टेकन बाय द बेनिफिशियल टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्कूल। तो हमें बताना है कि किस तरीके का वो पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें इन बच्चों के नाम रहेंगे जिनके 75% से ज्यादा अंक है पिछले 2 साल में, और क्या है, जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया, हमें प्रोसेस बतानी है। तो अपन फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल लेंगे, उनका नाम लेंगे, फादर का नाम लेंगे, मदर का नाम लेंगे, उस बच्चे का रोल नंबर लेंगे, क्लास लेंगे, ठीक है, उसका मोबाइल लेंगे, क्लास लेंगे और सेक्शन लेंगे, कास्ट लेंगे उसकी किस कास्ट का, और उसकी क्या पूछेंगे, एनुअल फैमिली इनकम। ठीक है, ये सारी चीज हम उसकी पूछेंगे, और साथ में हम क्या पूछेंगे, उसके पिछले कॉन्जिक्यूटिव 2 साल के मार्क्स या परसेंटेज, वो तो हमारे पास रहेंगे। फिर भी यदि हम किसी और से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा, पिछले 2 साल के क्या देने पड़ेंगे उसको, परसेंटेज। ठीक है, वो फिल करेगा, खुद से भी फिल कर सकता है, या हम स्कूल वाले हैं तो हमें पहले से ही उसका डेटा पता रहेगा। सो पहले से हमारे पास डेटा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें इतनी डिटेल्स में ही काम हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ फील्ड इन डिटेल्स और करेक्टनेस ऑफ डेटा हम चेक करेंगे, जो जो उसने फिल करके दिया है जो भी फॉर्म में
उस स्टूडेंट ने डेटा उसका करेक्टनेस चेक करेंगे कि उसने सही लिखा है या नहीं लिखा, उसकी एनुअल फैमिली इनकम सच में वही है कि नहीं, और साथ में चेक करेंगे कि क्या उसके पिछले 75% पिछले 2 साल में आए हैं कि नहीं, और हम क्या करेंगे यदि सब चीज करेक्ट होगा तो क्या करेंगे उसको एक लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे बच्चों को ऐड कर देंगे और लास्ट में क्या करेंगे इन सारे जो भी लिस्ट है उसको क्या करेंगे एक टेबुलर फॉर्म में बना देंगे और क्या कर देंगे उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो ये था हमारा लिस्ट बनाने का। ठीक है, हमें लिस्ट बनाना था एक जिसमें किन बच्चों के नाम होंगे, उन बच्चों के नाम होंगे जो पिछले 2 साल से 75% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं और जिनकी फैमिली इनकम कितनी है 5 लाख से कम, उनकी लिस्ट बनाना था। तो हमने क्या किया बच्चों से सारी डिटेल्स ले ली। ठीक है, याद रहेगा बच्चों से डिटेल लेंगे, फिर डिटेल लेने के बाद उस डिटेल को चेक करेंगे कि क्या वाकई में वो 75% से ज्यादा लाते हैं 2 साल में, और क्या वाकई में उनकी 5 लाख से कम उनकी एनुअल इनकम है, वो चेक करेंगे। और यदि दोनों क्राइटेरिया सही हो जाएगा तो हम उनको एक नई लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, और नई लिस्ट जो ऐड होगी और जो नई लिस्ट बनेगी हम उसको क्या कर देंगे एक टेबुलर फॉर्म में यानी कि रोज और कॉलम के फॉर्म में बना के उसको क्या कर देंगे डिस्प्ले कर देंगे, जिसका कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है भाई हमारी पूरी प्रोसेस। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ बैंक XYZ, एक बैंक XYZ wants to know about its popularity among the resident of city ABC। उसको पता करना है कि एक सिटी है ABC, वहां पे वह कितना पॉपुलर है वह बैंक, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स ईच फैमिली हैज। वो क्या पता करना चाहता है, वो हर एक फैमिली में देखना चाहता है कि उस बैंक के या XYZ बैंक के कितने अकाउंट है हर एक फैमिली में, एंड द एवरेज मंथली अकाउंट बैलेंस ऑफ ईच पर्सन। और साथ में ये भी देखना चाहता है कि वो हर एक बंदे अपने अकाउंट बैलेंस में कितने रुपए रखते हैं। तो हमें क्या बताना है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप टू टेकन फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड व्हाट रिजल्ट कैन बी चेक थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। तो हमें बताना है कि यह पूरा काम करने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स लगेगी और किस तरीके की प्रोसेसिंग होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे जाके उन सबसे डिटेल्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी ये क्या ABC नाम की सिटी में रह रहे हैं उन सबसे क्या लेंगे अपन, उनकी कस्टमर डिटेल्स लेंगे, उनकी फैमिली आईडी लेंगे। ठीक है, क्योंकि फैमिली आईडी से पता कर पाएंगे कि एक फैमिली में कितने अकाउंट्स हैं। ठीक है, फैमिली आईडी इसलिए ले रहे हैं हर एक की यूनिक रहेगी, या आधार आईडी या फैमिली आईडी होती है हमारी। ठीक है, फैमिली आईडी भी होती है, आधार एक आधार नंबर होता है, एक होता है फैमिली आईडी, वो भी क्या होती है एक फैमिली की एक ही होती है। नेम लेंगे, फादर्स नेम लेंगे, उनका बैंक अकाउंट पूछेंगे, उनका ब्रांच नेम पूछेंगे, IFSC कोड पूछेंगे, अकाउंट नंबर पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, और क्या पूछेंगे मंथली अकाउंट बैलेंस की उनके अकाउंट में मंथली कितना बैलेंस है। इसके बाद सिटी पूछेंगे और टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इन फैमिली, और पूछेंगे उनसे कि उनके कितने अकाउंट्स है इसी बैंक में। ठीक है, तो ये सारा काम हो जाएगा, हर एक फैमिली से ये सारी डिटेल्स पूछेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ द फील्ड इन डिटेल्स फॉर द करेक्टनेस ऑफ डेटा। फिर हम क्या करेंगे उनकी पूरी प्रोसेसिंग करेंगे, और क्या करेंगे चेकिंग टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इन ए सिटी। हम चेक करेंगे कि उस सिटी में कितने अकाउंट्स है टोटल। ठीक है, हमको पता चल जाएगा फैमिली से कि एक फैमिली में कितने हैं, तो जितनी भी फैमिली रहेगी उन सबका हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, और क्या करेंगे मंथली एवरेज अकाउंट बैलेंस ऑफ कस्टमर। और सबका तो अलग अलग निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे सबको इकट्ठा करके एक एवरेज निकालेंगे कि एवरेज हर एक के अकाउंट में कितनी क्या रहता है बैलेंस रहता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे अलग कर देंगे लिस्ट में से, और क्या करेंगे उनका एक फिर से लिस्ट बना देंगे और एक टेबुलर फॉर्म में रोज और कॉलम के फॉर्म में जमा करके क्या करेंगे उनको डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल, जैसा सेम था पिछले बार, पिछले क्वेश्चन में भी वही किया था। हम डिटेल्स लेंगे फिर उसको चेक करेंगे और उसमें क्या करेंगे उसके बाद उसकी लिस्ट जनरेट कर देंगे। सेम इसमें भी हो रहा है, बस इसमें हमको क्या करना है फैमिली वालों की डिटेल्स लेनी है और फैमिली वालों से पूछना है कि अकाउंट नंबर, अकाउंट में जो भी पासबुक में जो भी चीजें रहती है वो सारी लेंगे उनसे। इसके बाद उनसे क्या पूछेंगे उनकी अकाउंट, ठीक है उनका अकाउंट जो भी डेटा है वह, ठीक है कि उनके अकाउंट में मंथली कितना बैलेंस रहता है, और तीसरी चीज सिटी पूछेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस सब चीज का यूज करके क्या करेंगे टोटल अकाउंट कितने हैं वह पता चल जाएंगे उस सिटी में, और सबकी एवरेज बैलेंस कितना रखते हैं वो पता चल जाएगी, और यही उसको चाहिए था बैंक वाले को। ठीक है, तो वही बैंक वाला देख के ये पता कर सकता है कि टोटल कितने अकाउंट्स है इस सिटी में और सबके अकाउंट में कितना एवरेज बैलेंस रहता है, तो कितना पॉपुलर है वो बैंक। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड जनरेट इन द फॉलोइंग सिनारियोस। हमें बताना है कि ये कुछ सिनारियो से उसमें किस प्रकार का डेटा कलेक्ट होगा या जनरेट होगा। तो पहला है रिकॉर्डिंग ए वीडियो। जब भी अपन वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो किस तरीके का डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वह अनस्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, किस तरह का हो सकता है, अपन वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वह अलग अलग प्रकार का हो सकता है, कुछ कम साइज का हो सकता है, कुछ ज्यादा साइज का हो सकता है, कुछ 2 सेकंड का हो सकता है, कुछ 10 सेकंड का हो सकता है। तो क्या है, उसका फिक्स पैटर्न नहीं रहता। ठीक है, इसलिए ये किस तरीके का डेटा होगा, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ना ही हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं किसी प्रकार से। ठीक है, अलग अलग होते हैं वीडियोस, एक एचडी होता है, एक खराब होता है, एक ब्लड होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल कैटेगरी नहीं बना सकते ना, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसलिए जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा। साथ में रिकॉर्डिंग किसी भी चीज की हो सकती है। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो शायद एनिमल की हो सकती है या ह्यूमन बींग्स की कर सकते हैं या प्लांट्स की कर सकते हैं। तो वो भी क्या होगा, एक तरीके से किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए ये किस प्रकार का डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कि वो वीडियो में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है हमारा मार्किंग अटेंडेंस बाय टीचर। ठीक है, ये किस तरीके का डेटा है। ठीक है, जब अटेंडेंस लेता है एक टीचर तो वो किस तरीके का डेटा होता है, स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि उसमें पता रहता है या तो एब्सेंट होता है या प्रेजेंट रहता है। और सारी चीज कैसी लिखी रहती है, रोल नंबर वाइज लिखी रहती है, रोल नंबर वाइज नेम लिखे रहते हैं, रोल नंबर वाइज। ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट डालते हैं। इसलिए ये किस तरीके का डेटा है, स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में रहता है, रोज और कॉलम के फॉर्म में रहता है। ये किस प्रकार का डेटा है, हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने थ्योरी में पढ़ा था स्ट्रक्चर डेटा वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, रोज और कॉलम में चीजों को रखते हैं, वह डेटा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर डेटा। तो मार्किंग अटेंडेंस बाय टीचर भी कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर डेटा। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग ट्वीट्स। ठीक है, राइटिंग ट्वीट्स मैंने ऑलरेडी बताया था, जो सोशल नेटवर्किंग पोस्ट रहते हैं या मैसेजेस रहते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, कोई भी कुछ भी ट्वीट कर सकता है, कभी वीडियो पोस्ट कर दी, कभी फोटो पोस्ट कर दी, कभी म्यूजिक पोस्ट कर दिया। ठीक है, कभी सिर्फ लिख के भेज दिया कुछ भी। तो ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो राइटिंग ट्वीट्स कैसा है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट, फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, किसी कॉलेज में रजिस्टर कर रहे हैं या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो वह किस तरीके का डेटा होगा, वह भी हमारा कैसा होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा। क्योंकि हम कुछ भी चीज ऑनलाइन करते हैं तो वह डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, डेटाबेस में, टेबल्स के फॉर्म में। और टेबल्स कैसी रहती है, रोज और कॉलम में। ठीक है, तो कभी भी हम ऑनलाइन कोई भी चीज फिलिंग कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन, तो वो हमेशा किस प्रकार का डेटा रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर डेटा। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड और जनरेटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियोस। ठीक है, इन प्रकार के डेटा हमारे जनरेट होंगे। हमें सिर्फ डेटा का प्रकार बताना है कि किस प्रकार का डेटा जनरेट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कंसीडर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, 7 दिन का टेम्परेचर दिया है ऑफ वीक एज 34, 34, 27, 28, 27, 34, 34। ठीक है, इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है। अब हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगानी है और पता करना है चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहला हमें फाइंड करना है द एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर क्या है टोटल, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एवरेज क्या होता है, जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहते हैं उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, एवरेज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी टेम्परेचर है सबको प्लस करेंगे। और हमें मालूम है कितने टेम्परेचर हैं टोटल, 7 दिन के, यानी कि हम उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, इन सबको प्लस किया, 34, 34, 27, 28, 27 सबको, और हमें मिल गया 218 इसका सम। और हम इस सम को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तो हमें मिल गया 31.1। तो एवरेज क्या आ गया हमारा, एवरेज टेम्परेचर है 31.1। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है एवरेज। ये क्या होता है, हम हर एक वैल्यू को ना चेक करते हैं, हम क्या कराते हैं, लगभग एक वैल्यू निकाल लेते हैं कि लगभग टेम्परेचर इसके आसपास था। तो यही हमने किया, सबको ऐड करके उतनी ही चीजों से डिवाइड कर दिया। 7 दिन का था तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया और एवरेज आ गया। नेक्स्ट है फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ दैट वीक। अब हमें निकालना है रेंज। रेंज में हमने क्या पढ़ा था, सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से हम सबसे मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेंज। ठीक है, तो रेंज में हमने देखा कि मैक्सिमम कितना है 34, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना गया था 34, और सबसे कम कितना गया था 27। ठीक है, तो हमने क्या किया,
34 में से 27 माइनस कर दिया तो हमारी रेंज कितनी आई 7, यानी कि इतना डिफरेंस था। ठीक है, जब भी हमें डिफरेंस या वेरिएशन निकालना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, रेंज, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, रेंज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें इसमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कितना उतार चढ़ाव हुआ इस पूरे में, हमको बताना है कि कितना अंतर है। तो हम इस केस में क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने सीखा है थ्योरी में, अब देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक निकालते हैं एक्स, एक्स जो कि हमको सारे टेम्परेचर दिए थे वो। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये पूरे 7 दिन का, 1 2 3 4 5 6 7। और अब हम एक फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, सबको सम करके क्या करते हैं, डिवाइड बाय 7 कर लेते हैं, तो हमें एवरेज निकाल लेते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर ए में किया। तो एवरेज आ गया हमारा 31.1। फिर हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार, यानी कि जो भी हमारा x बार आया या एवरेज आया, हम इस x में से उसको घटा लेते हैं, यानी कि 34 में से किसको माइनस कर दिया, उसके एवरेज को, तो हमको क्या मिल गया 29। फिर क्या किया हमने 34 में से 31 पॉइंट, इसको क्या मिल गया हमको 2.9। सेम 27 में से हमने कितना माइनस किया 31.1, यानी कि एवरेज को घटा दिया। हम इस x में से किसको घटा रहे हैं, एवरेज को, जो हमारा टोटल एवरेज आया उसमें से हमने उसको क्या किया, हमने इस x में से माइनस कर दिया, तो हमारा क्या हो गया इधर -4.1। इस तरीके से हमारे क्या आ गए, सारे के सारे x माइनस एक्स बार का क्या आ गया, समेशन। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, हमारा एडिशन, मतलब हमने सबको जोड़ा तो कितना आया हमारे पास एडिशन 0.3। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो भी आया था उसका हमने क्या कर दिया है स्क्वायर। यहाँ 2.9 आया था तो हमने क्या किया 2.9 इंटू 2.9 किया, यानी कि कितना आया हमारा 8.41। अब हमने क्या किया, अगले कॉलम में x माइनस एक्स बार को स्क्वायर कर दिया, पहले x लिया, फिर x में से x बार को माइनस कर दिया, मतलब x में से एवरेज कर दिया माइनस, तो हमारे पास ये वैल्यूज मिली। और हमने फिर क्या किया, इन वैल्यूज को क्या कर दिया स्क्वायर, यानी कि इनका इसी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये वैल्यू मिली। और जो x इंटू एक्स बार का जो भी हमारे पास रिजल्ट आया था उसका क्या कर दिया हमने फिर से समेशन कर दिया, मतलब इन सारी वैल्यूज को क्या किया फिर से जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हमको लगाना है सिंपल फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, मतलब जो भी इसका समेशन आया था, यानी कि 76.87 आया था, उसमें हम किसका डिवाइड कर देंगे उस 7 का, तो हमको मिल जाएगा 11.26। अब हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम इस 11.26 का क्या ले लेंगे रूट, यानी कि स्क्वायर रूट, तो हमको मिलेगा 3.355। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना हमको आता है, 4 का 2 होता है जैसे कि 9 का 3 होता है, तो इसी तरह 11.26 का कितना होगा 3.355। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हम क्या करते हैं कि कितना वेरिएशन है वैल्यूज में। ठीक है, वेरिएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लेंगे सारी वैल्यूज, उसके एवरेज निकालेंगे, फिर हर वैल्यूज में से उस एवरेज को माइनस करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, फिर उस क्या करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसका क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि x माइनस एक्स बार में जो आया उसका स्क्वायर करेंगे, और उसका क्या करेंगे पूरे का सम कर देंगे, ये सारी वैल्यू जो है उनका सम करेंगे और इस फॉर्मूले में लगा देंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A teacher wants to analyze results, identify the appropriate statistical technique to be used along with just its justification for the following cases। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक टीचर है उसको कुछ एनालाइज करना है रिजल्ट, तो हमें बताना है कि किस तरीके की स्टैटिस्टिकल टेक्निक वो यूज करेगा along with justification। सॉरी, मैं जस्टिफिकेशन देना भूल गया हूँ, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो टीचर वांट्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डिवीजन सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन क्लास 12th ए एंड क्लास 12th बी वेयर द स्ट्रेंथ इज सेम। ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं कि जो टर्म्स ऑफ डिवीजन, ठीक है, जो उनको डिवीजन आया फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन आया, तो उनको क्या करना चाहता है, वह कंपेयर करना चाहता है दोनों क्लास को, क्लास ए सेक्शन को और 12th क्लास की सेक्शन बी को। तो इस केस में वो क्या करेगा, हर एक बच्चे को एक एक चुन के तो करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 12th ए का क्या करेंगे एवरेज निकाल देंगे कि इसमें एवरेज कितने लोग हैं। ठीक है, एवरेज कितनी उसकी डिवीजन आई है, और क्लास
ट्वेल्थ बी सेक्शन का एवरेज निकाल देंगे और देखेंगे कि किसका एवरेज ज्यादा है। ठीक है, हम टोटल डिवीजन काउंट कर लेंगे और उन डिवीजन का क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। देख लेंगे कि एवरेज फर्स्ट डिवीजन वाले कितने हैं ट्वेल्थ ए में, और एवरेज फर्स्ट डिवीजन वाले कितने हैं ट्वेल्थ बी में, एवरेज सेकंड डिवीजन वाले कितने हैं, और देख लेंगे कि किसका एवरेज अच्छा है। ठीक है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं क्रिकेट में कि किसका एवरेज अच्छा है तो वो अच्छा खिलाड़ी है, सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, क्लास ट्वेल्थ ए और क्लास ट्वेल्थ बी का एवरेज निकालेंगे और पता कर लेंगे कि किसका एवरेज ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये भी यही हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक इंडिविजुअल को चेक नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एवरेज चेक करके पता कर सकते हैं। दूसरा केस होता है हमारा, टीचर हैज कंडक्टेड 5 यूनिट टेस्ट फॉर दैट क्लास इन मंथ्स जुलाई टू नवंबर। ठीक है, 5 टेस्ट लिए हैं टीचर ने एंड वांट टू कंपेयर द क्लास परफॉर्मेंस इन दीज 5 मंथ्स। ठीक है, अब सीधी बात, फिर से 5 चीजों का उनने टेस्ट लिए हैं, 5 अलग अलग टेस्ट लिए हैं टीचर ने, अब उनको क्या करना है, परफॉर्मेंस पता करना है ये पांचों टेस्ट का मिला के। फिर से वही करेंगे, पांचों टेस्ट में जितने भी नंबर आए होंगे बच्चों के, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, तो उन बच्चों का एवरेज पता चल जाएगा और उससे क्या होगा, वह पता कर पाएगा, कंपेयर कर पाएगा परफॉर्म, जिसका एवरेज ज्यादा होगा, जिस स्टूडेंट का एवरेज ज्यादा आएगा वह अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पांचों टेस्ट के नंबर जोड़ देंगे और उनको 5 से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा टेस्ट का एवरेज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे बताना था कि वह टीचर कौन सी टेक्निक यूज करे। तो दोनों ही केस में हमको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, एवरेज। वह बच्चों का एवरेज कैलकुलेट करेगा और जिसका एवरेज ज्यादा आएगा वही परफॉर्मेंस ज्यादा देगा। तो दोनों केस में परफॉर्मेंस बताना था, तो दोनों के एवरेज, जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसका एवरेज कम होगा वो कम परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, सपोज एनुअल डे ऑफ योर स्कूल इज टू बी सेलिब्रेटेड। क्या कह रहा है कि मान लो कि आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा है। द स्कूल हैज डिसाइडेड टू फैसिलिटेट दोज पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11 and 12 who are the alumni of same school. In this context answer the following question. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि एनुअल डे सेलिब्रेट हो रहा है आपके स्कूल में, द स्कूल हैज डिसाइडेड टू facilitate those parents of student studying in class 11th and 12 who are सेम स्कूल। मतलब वह क्या करना चाहते हैं कि उन पेरेंट्स को कुछ फैसिलिटी देना चाहते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहते हैं जिनके बच्चे क्लास 11th और 12th में हैं और वह क्या है, सेम स्कूल के एल्यूमिनी है, उनको क्या करेंगे, वह कुछ फैसिलिटेट करेंगे। इन दिस कंस्टेंट हमको क्या बताना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बताना है, which statistical technique should be used to find out number of students whose parents and alumni of this school। हमें कुछ ऐसी टेक्निक बताना है जिसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स हैं एलुमिनी हैं और वो बच्चे स्कूल के भी हैं। ठीक है, मतलब 10th 11th और 12th के स्टूडेंट है और साथ में एलुमिनी ऑफ स्कूल भी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी बात है, हम क्या निकालेंगे, उनका एवरेज। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट पता कर लेंगे कि किसकी ज्यादा है और उससे पता कर पाएंगे कि कितने ऐसे कितने स्टूडेंट्स या कितने पेरेंट्स हैं जो इस स्कूल में एज अ एलुमिनी है। ठीक है, वो पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट हैं 11th और 12th के और वो एलुमिनी भी हैं उसी स्कूल के। तो यही क्या कहलाता है, हमारा एवरेज। ठीक है, एवरेज टेक्निक से हम ये पता कर सकते हैं। दूसरा, हाउ वेरिड आर एज ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। अब हमें पता करना है कि पेरेंट्स की एज और उनके बच्चों की एज में कितना अंतर है, ये कैसे निकालेंगे। तो हमने पता किया है कि जब भी हमें अंतर निकालना रहता है या वेरिएशन निकालना रहता है तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वही बताया था, x माइनस एक्स बार करके निकालेंगे और पूरा फॉर्मूला निकाल के जो निकालते हैं उससे क्या पता चलता है हमको, वेरिएशन। तो वेरिएशन जहां भी निकालना रहेगा तो वहां हम कौन से टेक्निक यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहता है, फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन द टीचर इज लुकिंग फॉर एन एंकर। ठीक है, उनको क्या करना है, एक एंकर ढूंढना है टीचर्स डे के दिन, जो स्टेज पे बोलता है ना वो। इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, 42 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक एंकर ढूंढना है। द टीचर वुड मेक सिलेक्शन ऑफ एन एंकर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे वो सिलेक्शन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगिंग स्किल, उसके गाने के तरीके से, राइटिंग स्किल्स एज वेल एज मॉनिटरिंग, वो चीजों को किस तरीके से मॉनिटर करता है, वह क्या करेगा, वह उस बेसिस पे क्या करेंगे, वह उस एंकर को सिलेक्ट करेंगे। तो हमें बताना है
विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन शुड बी यूज, उनको बताना है कि किस तरीके का डेटा कलेक्शन वह करना चाहेंगे, ठीक है, वो किस तरीके का डेटा कलेक्ट करेंगे। तो हमें पता है किस तरीके के डेटा उन्हें कलेक्ट करना चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा कलेक्ट करेंगे तभी उसको एनालाइज करके वह पता कर पाएंगे कि सिंगिंग स्किल किसकी कितनी है, राइटिंग स्किल कितनी है और मॉनिटरिंग स्किल किसकी कितनी है। तो वो यदि स्ट्रक्चर डेटा का यूज करेंगे तो ही अच्छे से क्या कर पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ डेटा क्या रहेगा हमारा, स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन स्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन, यानी कि रोस और कॉलम के फॉर्म में वो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और दूसरे कॉलम में लिखेंगे उसकी सिंगिंग स्किल, तीसरे कॉलम में लिखेंगे उसकी राइटिंग स्किल और चौथे कॉलम में लिखेंगे उसकी मॉनिटरिंग स्किल। फिर इन तीनों के क्या करेंगे, उनके पॉइंट्स देंगे उनको और उस बेसिस पे उनका क्या निकलेगा, एक टोटल, और उसी टोटल में जिसका टोटल ज्यादा रहेगा उसको क्या करेंगे, एज ए एंकर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा है, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द स्किल ऑफ स्टूडेंट एज डेटा, कि किस तरीके से आप स्किल को डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक स्किल को कितने नंबर देंगे, 10 में से। जैसा आपने देखा होगा सारेगामापा में जो जजेस रहते हैं वो मार्क्स देते हैं 10 में से, 10 में से 9, 10 में से 8, यानी कि कितना अच्छा गाया। ऐसे ही हम डेटा को स्टोर कर लेंगे हमारे इस केस में, ठीक है। वह बोल रहा है कि स्किल को कैसे स्टोर करोगे, तो हम क्या करेंगे, 10 मार्क्स निर्धारित करेंगे। यदि बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, उसकी सिंगिंग स्किल अच्छी है तो हम उसको 10 में से 10 देंगे। थोड़ा बहुत गा लेता है तो उसको 8 दे देंगे, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता उसको कितना दे देंगे, 5 से कम दे देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंगिंग स्किल, राइटिंग स्किल और मॉनिटरिंग स्किल का पूरा सम निकालेंगे उसके पॉइंट्स का, और जिसके ज्यादा रहेंगे उसको कर लेंगे सिलेक्ट एज अ एंकर, ठीक है। तो आ गया होगा होप मेरे को समझ में, ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, हमने पहले ही पढ़ चुका है थ्योरी में। तो स्ट्रक्चर डाटा मैंने आपको बताया था, ऐसा डेटा जो किस फॉर्म में रहता है, टेबुलर फॉर्म में रहता है, रोज और कॉलम के फॉर्म में रहता है, उस डेटा को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर डेटा। जैसे कि हमारे स्कूल का मार्क्स रजिस्टर हो गया या अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, उसमें एक कॉलम में सीरियल नंबर लिखा रहता है, एक कॉलम में हमारे नाम लिखे रहते हैं, एक कॉलम में हमारे अटेंडेंस लिखी रहती है, ठीक है। इस तरीके से क्या कहते हैं, ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर, जो रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर डेटा इज यूजुअली स्टोर इन कंप्यूटर इन टेबुलर फॉर्म इन रोज एंड कॉलम। और फिर हम इसके क्या बताने हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि हमें क्या बताना है, गिविंग वन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो कैसा होता है, स्प्रेडशीट डेटा जो हम एक्सेल सीट में डाउनलोड करते हैं या एक्सेल सीट में लिखते हैं, वह डेटा क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर डेटा। साथ में डेटाबेस टेबल, जो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है डेटा, वह किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में। तो ये दोनों ही डेटा किस तरीके हैं, स्ट्रक्चर डेटा। इसके बाद मैंने बताया था अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा वह डेटा होता है जो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का डेटा होता है, उसमें फोटोज भी होंगे, उसमें वीडियोस भी होंगे और उसमें वेरियस टाइप का डेटा मिक्स रहता है। वह कैसा डेटा कहलाता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोशल नेटवर्किंग साइट या वेब पेजेस, जिसमें कुछ भी डेटा आता रहता है, कभी किसी की फोटो आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी किसी के नाम आ जाते हैं, कभी कोई लिख के भेज देता है कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रैंडम डेटा चलता रहता है। तो ऐसा डेटा क्या कहलाता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। इसी तरह न्यूज़पेपर का बताया था कि एग्जांपल, ये भी कैसा है, न्यूज़पेपर भी किसका एग्जांपल है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। उसमें कभी पहले पेज पे किसी कार की एडवर्टाइज आ जाती है, कभी किसी पेज पे पहले पेज पे आ जाती है, कभी ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, कभी पहले पेज पे कोई दूसरी ऐड आ जाती है, ठीक है। इसी तरह अंदर देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की खबरें रहती है, कभी पहले पेज पे कुछ मौसम की खबरें आ जाती है, कभी दूसरे पेज पे कुछ और आ जाता है, ठीक है। कभी किसी स्टेट की न्यूज आ जाती है, कभी किसी और स्टेट की आ जाती है। तो हर एक जगह पे क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उस पेज पे हमेशा वही चीज आएगी या उसी प्रकार का डेटा आता है उस न्यूज़पेपर में, वहां की चीजें बदलती रहती है। तो ये किस तरीके का डेटा होता है, हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल वांट टू डू द फॉलोइंग एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फूड आइटम प्रोक्यूर्ड एंड सोल्ड इन द कैंटीन, ठीक है। एक प्रिंसिपल है स्कूल का, वह चाहता है कि कुछ एनालिसिस करे कि जो उसकी कैंटीन में आइटम्स हैं जो बेचे जाते हैं या कहीं से लाया जाता है, उस चीज का वो हिसाब लगाना चाहता है, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना चाहता है। तो वो क्या करना चाहता है, क्रिएट एन अप्रोप्रिएट डेटा सेट फॉर दीज आइटम्स, ठीक है। वो क्या कहता है कि एक डेटा सेट बनाना है अपने को किस आइटम्स के ऊपर, फ्रूट जूस, बिस्किट और समोसा। उसकी कैंटीन में क्या क्या मिलता है, फ्रूट जूस,
बिस्किट्स एंड समोसा बाय लिस्टिंग देयर प्राइस एंड सेल प्राइस। ठीक है, किस बेसिस पे, उसकी हमको क्या बताना, परचेस प्राइस मतलब कितने में खरीदा, और क्या बताना है, सेल प्राइस। अप्लाई बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू मेक द कंपैरिजन, और हमें बताना है एक टेक्निक जिसकी हेल्प से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं पहले केस में जिसमें हमें बताना है कंपेयर द परचेस एंड सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूस एंड बिस्किट्स। ठीक है, हमें बताना है फ्रूट जूस और बिस्किट्स को कंपेयर करने के लिए क्या बताना है, हमको एक कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक डेटा बताएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, पूरे डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखा। पहले कॉलम में लिखा फूड आइटम, परचेस रेट, सेल प्राइस और सेल माइनस परचेस की किस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहला आइटम लिखा फ्रूट जूस, परचेस 10 में खरीदा था, बेचा किसमें, 60 में, और सेल माइनस परचेस किया तो कितना आया हमारे पास, 10 रुपए आया। ठीक है, यानी कि हमको 10 रुपए का फायदा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं। इसी तरह किस किस को कंपेयर किया, परचेस रेट और सेल प्राइस को क्या कंपेयर किया, 50 में खरीदा था और 60 में बेच दिया, यानी कि 10 का फायदा हुआ, यानी कि हम कंपेयर करके ये बता पा रहे हैं। सेम बिस्किट को या फ्रूट जूस को भी कर सकते हैं। देखो बिस्किट का करना था तो मैंने किया, परचेस रेट 10 था, सेल रेट 20 था, तो हमको कितना मिल गया, सेल माइनस परचेस 10 का फायदा हो गया। ठीक है, समोसा नहीं था उसमें, मैंने फिर भी समोसा लिख दिया, समोसा 5 में लिया, परचेस रेट था और सेल कितने में किया, 10 रुपए में, तो फायदा कितने का हो गया, 5 का। तो ये कंपेयर करना था हमें परचेस एंड सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूस और बिस्किट का। तो इसमें फ्रूट जूस और बिस्किट ही लिखें आप, समोसा हटा देना। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या कंपेयर करना है, कंपेयर सेल्स ऑफ फ्रूट जूस, बिस्किट्स एंड समोसा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, अब इसमें क्या इंक्लूड करना है, फ्रूट जूस, बिस्किट्स एंड समोसा। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा, परचेस रेट कितने में खरीदा, फिर दूसरे कॉलम में सेल प्राइस कितने में बेचा, फिर मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया जिसमें मैंने लिखा है टोटल क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी थी, और टोटल सोल्ड यानी कि कितनी बची है, और सॉरी कितनी बिक गई और कितनी, आखिरी में कॉलम में क्या लिखा है, कितनी बची है। तो हमको क्या कंपेयर करना था, सेल्स की, पूरा सेल्स पता चल जाए कितना आया, कितना बिक गया, कितने में बेचा, कितनी थी और कितनी बिक गई और कितनी बची है। तो वो सब चीज के लिए हमको क्या करना था, एक टेबल बनानी थी। मैंने लिखा परचेस कितने में परचेस किया, 50 में, बेचा कितने में, 60 में। ठीक है, चाहो तो आप ये कॉलम भी ऐड कर सकते हो, लगे तो सेल माइनस परचेस तो कितना फायदा है। सेम टोटल क्वांटिटी कितनी थी मैंने ऐड कर दी, और बेच कितनी दी और बची कितनी। ये क्या हो गया, इन आखिरी के 3 कॉलम से हम पता कर सकते हैं कि सेल्स कितनी हुई। ठीक है, कितनी थी, कितनी बिक गई और कितनी बची, यानी कि हम इससे क्या पता कर सकते हैं, सेल्स का। ठीक है, अब आते हैं लास्ट जिसमें हमें बताना है वेरिएशन इन द सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूसेस इन डिफरेंट कंपनीज फॉर सेम क्वांटिटी इन मिलीलीटर। अब हमें बताना है कि अलग अलग कंपनी की यदि फ्रूट जूस ला रहे हैं तो उनके सेल को कंपेयर करनी है, उनकी सेल प्राइस को कंपेयर करनी है कि कितना डिफरेंस है उनकी प्राइस में। मैंने क्या किया, देखो फूड आइटम लिखा, फूड आइटम में मैंने लिखा फ्रूट जूस कंपनी ए, एक कंपनी का ये लिखा, फ्रूट जूस बी कंपनी, कोई बी कंपनी उसका फ्रूट जूस लिखा, और फ्रूट जूस ऑफ सी कंपनी, एक सी कंपनी है, उन तीनों अलग अलग प्रकार के जूस लिए। अब मैंने क्या बताया, जो ए कंपनी है वो कितने में बेचता है, 100 मिलीलीटर 50 में, फ्रूट बी कितने में बेचता है, 60 में, और फ्रूट सी कंपनी कितने में बेचती है, 60 में, और हम कितने में बेचते हैं, सेल प्राइस 60 में, बी कंपनी का 70 में, और सी कंपनी का भी 70 में, और टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी, 50, 100 और 20। हमने ये कितनी बुलवाई, 50, ये कितनी बुलवाई, 100, और ये कितनी बुलवाई, 20। तो ये क्या कर सकते हैं हम, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेरिएशन को कंपेयर कर सकते हैं। हमें यहीं पे समझ में आ जाएगा कि ये 100 मिलीलीटर 50 का देता है, ये 100 मिलीलीटर 60 का देता है, और ये कितने का देता है, 100 मिलीलीटर 60 का देता है। और सेल प्राइस हम कितने में बेचते हैं, ये 100 मिलीलीटर अपन 60 में बेचते हैं, ये 70 में बेचते हैं, और ये वाला 70 में बेचते हैं। तो यही हमको बताना था कि सेम क्वांटिटी के लिए हमको वेरिएशन ऑफ प्राइस के लिए क्या करना है, एक कंपैरिजन टेबल बनानी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वो जो नीचे चैनल के नीचे लिखी हुई है जो लाइक की बटन, उसको जरूर प्रेस कर दें, और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो, चाहे वो 11th के हो, चाहे 12th के हो, आईपी के हो, सीएस के हो, और साथ ही में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये सारी एक्सरसाइज के सॉल्व पीडीएफ, वो भी बिल्कुल फ्री। सिर्फ आपको कमेंट करना है आपकी ईमेल आईडी इस कमेंट बॉक्स में।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।